पारस, आज़िमना अहमद, किस्त नंबर 17। तनवीर साहब कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे थे। इनके ऑफिस के शीशे का एक दरवाज़ा खुला था। फैजान ने उंगली से दरवाज़ा बजाया तो तनवीर साहब ने चौंक कर सर उठाया, फिर मुस्कुराए। आओ। साथ ही ऐनक उतार कर एक तरफ रखी और सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो गहरी नजरों से इन्हें देखता कुर्सी पर आ बैठा। वो मुस्कुरा रहा था, मगर इसका अंदाज यूं था जैसे तनवीर साहब को पहली दफा देखा हो। कहो, कैसा जा रहा है? हैरान कुन हद तक कामयाब। गुड। वो पीछे होकर बैठ गए। रिजवान की मौत या कत्ल का मुअम्मा हल हुआ या नहीं? बस करीब हूँ। वो जब से मुस्कुराया। तुम्हारे नजदीक कल्प्रिट कौन है? वो गर्म लोहे को छूकर हाथ हटाने देने का काम शुरू कर चुके थे। पारस और इसका साथी। साथी? तनवीर साहब ने आईब्रो उठाई। वो जैसे बिल्कुल ठहर गए थे। जी, इसका साथी, जो इसके हमरा कत्ल और कत्ल के बाद के तमाम मामलात संभालता रहा है। हर गलत चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी इसकी है, और इसके बदले पारस ने इसे एक भारी रकम भी दी होगी। कौन हो सकता है इसका साथी? वो जवाब का इंतजार करने की बजाय इसके चेहरे पर जवाब खोज रहे थे। कोई तो है, कोई करीब का आदमी। पारस का कजन शुजा ताहिर तो नहीं है? आजकल बहुत चक्कर लग रहे हैं इसके। फिजान हंस दिया। वो इसके शक का रुख फेर रहे थे। हाँ, वो भी हो सकता है। बहरहाल मुझे आपको कुछ बताना था। कहो। वो मुतवज्जा थे। जरा पुरसोच भी लग रहे थे। सवेरा आपा यहाँ आ गई हैं। आज वो पारस से मिलने जाएंगी। ओह। वो वाजिया चौंके। कब भाई सवेरा? 3 दिन पहले। और तुम अब बता रहे हो पारस? वो जरा कुछ कानूनी कार्रवाई निपटा रही थी। अब सब सेट है। अब तो पारस से मिलने जाएंगी। वो पहली दफा फातिहाना मुस्कुराया। कैसी कानूनी कार्रवाई? कुछ सरप्राइज रहने दे तनवीर भाई। वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझे जरा काम है, चलता हूँ। उन्होंने इसे नहीं रोका। वो जरा परेशान लग रहे थे। वो खुले दरवाजे से बाहर आया और एक सतून की आड़ में रुक गया। अंदर बैठे तनवीर साहब को वो नजर नहीं आ रहा था। वो मुतवज्जा भी थे वो मुतवज्जा थे भी नहीं। उन्होंने जल्दी से मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। फैजी भी वहां खड़ा बज़ाहिर अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था। तनवीर, बात कर रहा हूँ, एक मसला हो गया है। अंदर से मध्यम सी आवाज आई। फिजान का सारा वजूद कान बन गया। सवेरा आ रही है। नहीं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि वो किसी कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। मुझे अपने जराये से मालूम हुआ है कि आपको मालूम तो है कि वो आगे बढ़ गया कि कॉरिडोर में चंद एक एम्प्लॉयज आते दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता जितना इसने सुना काफी था। पारस मोबाइल कान से लगाए मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में एक अनोखी मासूमियत और उदासी थी। वो अपने सिंगार मेज के सामने बैठी थी। सवेरा आ रही है। चलें, ये तो अच्छा हुआ, मगर मसला वही है। वो किसी कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। मैं नहीं जानता वो क्या करने जा रही है, मगर उन्होंने फिक्रा अधूरा छोड़ा। आपके ख्याल में वो क्या कर सकती हैं? वो जैसे सीरियस नहीं थी, अभी तक मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर आपको किसने बताया वो आ रही हैं? इसने शायद तीसरी दफा पूछा। मेरे अपने सोर्सेज हैं। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोले। पारस मुस्कुरा दी। वो समझ गई। बेफिक्र रहें, मैं इन्हें डील कर लूंगी। पारस बीबी। अफजल बाबा ने दरवाजा बजाया। पारस ने मुड़कर इन्हें देखा। आपके मेहमान आए हैं। आ रही हूँ। साथ ही वो फोन में धीरे से बोली। वो आ गई हैं, मैं चलती हूँ। किचन में फोन बंद करके वो बाहर आई। सीढ़ियां उतरकर लाउंज क्रॉस करके वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर रुकी। अंदर से फिरोजा माई के बोलने की आवाज आ रही थी। वो गहरी सांस लेकर आगे आई। जालीदार पर्दा हटाया, अंदर कदम रखा। इस वक्त इसके चेहरे पर बहुत मुतमईन, बहुत पुरतपाक, मगर बहुत पुरस्रार मुस्कुराहट थी। वो इसी मुस्कुराहट के साथ इसने फिरोजा माई के सामने वाले सोफे पर मौजूद मेहमान को देखा और पारस की मुस्कुराहट गायब हुई। रंग फीका पड़ा। इसकी आवाज मुश्किल निकल पाई। स्याह पैंट कोट और पीली शर्ट में मलबूस, घनी मूंछों और शातिर आंखों वाला शकील इसे अंदर आते देख कर मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं। क्या अच्छा नहीं लगा मेरा आना पारस? पारस ने हाली हाली नजर से देखा और फिर फिरोजा माई को, जो बेटे की अचानक आमद पर खुश भी थी और हैरान भी। नहीं, कैसे हो? वो धीमी आवाज में कहते खड़े खड़े ही पूछने लगी। अभी तक वो संभल नहीं पाई थी। कैसा होना है? पैसे नहीं थे, सारा कारोबार ठप हो गया, सब छोड़कर वापस आना पड़ा। अल्फाज के बरक्स वो खुशदिली से कह रहा था। सोचा बहन के घर कुछ दिन रह लूं, ऐश कर लूं, फिर पिंडी में कोई नौकरी ढूंढता हूँ। माँ को भी साथ ही ले जाऊंगा। सारी जिंदगी तुमने पाला है, अब मजीद तुम पे कहाँ बोझ बने। फिरोजा माई हक्का बक्का जिसे देख रही थी। शकील क्या कह रहा है था, इसकी समझ से बाहर था। पारस ने बमुश्किल इस बात में सर हिलाया। जैसे तुम चाहो, मुझे जरा काम है, फिर मुलाकात होती है। वो जाने के लिए मुड़ी। इसी पल अफजल बाबा चाय की ट्रॉली धकेलता अंदर दाखिल हुआ। सुनो बाबा, मेरे लिए कोई अच्छा सा कमरा सेट कर दो और मेरे बैग से सारा सामान निकाल कर अलमारियों में लगा दो। अभी तो कुछ दिन हूँ मैं इधर।
वापस सोफे पर आराम से टेक लगाए और टांग पर टांग रखकर बैठे हुए शकील बोला था। पारस पर मुश्किल जब्त करती बाहर आई, फिर पलट कर सतूनों की ओर से जालीदार पर्दे के पार देखा। वो ऐसे बैठा था जैसे इसके बाप का घर हो। पर्दे की जाली सफेद थी और इसमें फूलदार सेल्फ प्रिंट बना था। फूल बूटों के दरमियान बहुत सी खाली सुराख थे। लम्हे भर का अमल था कि इन सुराहों में रंग भरने लगे, बस स्याह सफेद और सुरमई रंग। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में जितना पहचानता हूँ ये कोड, ये इंग्लैंड का नंबर है। किसने की फोन किया है इंग्लैंड? वह कानों पे नीचे तक आते बालों वाला लड़का एक कागज पर पढ़ते हुए गुस्से से बोल रहा था। सामने खड़ी बालियों वाली लड़की का रंग सफेद पड़ चुका था, जैसे वो कोई मुर्दा लाश हो। अगर इस वक्त कोई इसे छू कर देखता तो शायद वो बर्फ से ज्यादा ठंडी होती। अम्मी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, फिर तो तू नहीं किया होगा। बोल किसको किया है फोन? वो सुरभू का चेहरा लिए गुड़ाया था, साथ ही बिल पड़े फेंका। हवा ने कागज के टुकड़े को चंद गोते दिए और वह पारस के कदमों में आ गिरा। पारस इसी तरह होले होले कांपती शकील को देख रही थी। अल्फाज लबों से निकल ही नहीं रहे थे। इसी शुजा को किया होगा और किसे करेगी? फिरोजा माइका कहरा लूद आंखों से इसे देखती बोली। दीदा दिलेरी तो देखो, घर के फोन पर अपने इस बातें करती है और समझते है किसी को पता नहीं चलेगा। फिरोजा माई ने घटिया अंदाज में कहा। पता क्यों किया था फोन, क्यों बात करती है इससे? शकील आगे बढ़ा और इसकी पोनी से पकड़कर बालों को झटका दिया। सफेद बर्फ के मुजस्मे की चीख निकली। बस एक बार किया था अम्मी, मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक बार। वो कराहने लगी, मगर शकील ताबड़तोड़ इसके सर, चेहरे और गर्दन पर थप्पड़ मारने लगा। इसकी चीखें, सिसकियां, कराहें बुलंद होती गईं। वो वहीं सहन में गिर गई शकील के कदमों में, और वो इसे ठुड्डों और थप्पड़ों से मार रहा था। फिरोजा माई चारपाई पर बैठे तमाशा देख रही थी। तबीयत साफ कर दी आज इसकी, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। मुझे तो यकीन है कि इस तटपुंजे के बाहर जाने के लिए पैसे भी इसने दिए होंगे। वो बोली, तो सिर्फ इतना? तो सारा मसला यही था? नहीं अम्मी, मेरी बात सुनो भाई प्लीज। शकील गुस्से में चीखता और जोर से इसे मार रहा था। वो आंखों और सिसकियों के दरमियान कुछ बोलने की सही करती रह गई, मगर वो नहीं रुका। धुंधले होते मंदिर में इसे इतना जरूर नजर आया था कि सहन के दीवार के ऊपर से चाकी बहनें झांक रही थी। फिर धुंध सी हरसू छा गई। गीली धुंध, जालीदार धुंध, जालीदार पर्दे के पार शकील झुककर ट्राली से पेस्ट्री उठा रहा था। पारस ने चुपती हुई निगाहों से इसे देखा और वह मुश्किल खुद को काम डाउन करते हुए तलखी से मुस्कुराई। रहो कुछ दिन हमारे साथ शकील, क्योंकि खुदा की कसम मैं कुछ नहीं भूली। जरेला बड़बड़ाकर वो पलट गई।